देखिए साहब, इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट pandajtechnical.in पे। और आज हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हों, बिहार पॉलिटेक्निक या फिर किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही हमारी वेबसाइट pandajtechnical.in पे आएंगे तो आपको हमारी पोस्टें मिल जाएंगी, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के देखने वाले हैं। और कल यानी कि 17 अप्रैल को हम अपने वेबसाइट पे केमिस्ट्री के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे, यानी कि उस पोस्ट को हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, उस आर्टिकल को हम पोस्ट करेंगे तकरीबन 10 बजे सुबह के आसपास। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ, और हो सके तो वीडियो 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो देखिए, केल्विन जो है वो ताप का मात्रक होता है, यानी कि टेम्परेचर का मात्रक होता है। इसके अलावा ताप मापने के लिए बहुत सारे जो है वो हम मात्रकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया आपका डिग्री सेल्सियस, जैसे हो गया आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे हो गया डिग्री र्यूमर और केल्विन। ठीक है, तो कई तरीके के हम जो है वो तापक्रम को मापने के लिए मात्रक यूज़ करते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो वो है ताप का, टेम्परेचर का। इसलिए हम यहाँ पे हम ताप वाला ऑप्शन अगर हमारे क्वेश्चन में आता है तो हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाल समय ग्राफ की ढलान से ज्ञात होता है। तो चाल समय ग्राफ की ढलान, मान लीजिए ये चाल वाला है, ठीक है, और ये समय वाला है। तो इस ग्राफ के ढलान से हमें क्या प्राप्त होता है, इस ग्राफ के ढलान से हमें पिंड का त्वरण प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिससे मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। देखिए साहब, त्वरण का अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो वो कहलाता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन और बटे में समयांतराल। ठीक है, यही होता है। तो एक समान वेग से जब कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु चल रही है, यानी कि उसका वेग जो है वो हर जगह एक समान है, यानी कि बराबर है। तो त्वरण की परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन। तो चूंकि ये एक समान वेग से चल रही है तो इसका वेग में परिवर्तन कोई हो ही नहीं रहा, यानी कि वेग में परिवर्तन 0 है, और बटे में समय, यानी कि उसका त्वरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण बराबर, क्योंकि होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी कि 0, और बटे में समय है, यानी कि 0 आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जब भी आप एक समान वेग से चलती किसी वस्तु के बारे में बात करेंगे तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक ट्रक एक समान चाल से चल रही है तो उसका त्वरण होगा। तो जब मैंने एक समान वेग कह दिया तो आपको त्वरण क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि एक समान वेग के लिए त्वरण 0 होता है। वेग में परिवर्तन होगा ही नहीं, तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, तो इनके सरफेस जहां ये टच कर रहा है, इनके बीच घर्षण, फ्रिक्शन किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो इसके अणु जो होते हैं, इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके आकर्षण बल से, उनके अट्रैक्शन फोर्स के कारण हमारे जो है वो घर्षण बल उत्पन्न होता है। जिससे आप इसको जूम करके देखेंगे तो इस तरीके के कण आपको नज़र आएंगे। तो और इस वाले पिंड में इस तरीके के कण नजर आएंगे। तो ये एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण इनके अंदर जो है वो घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि दो वस्तुओं की सतहों के बीच घर्षण बल उनके आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आपको हमेशा याद रखना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो इसलिए आप इसे हमेशा ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण दे देगा, आवेश संरक्षण दे देगा, ऊर्जा संरक्षण दे देगा, बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो आपको सिर्फ टिक करना है संवेग संरक्षण के नियम पर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो देखिए साहब, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। अब प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है या फिर वो विराम अवस्था में है, तो वो एक समान गतिशील अवस्था में ही रहेगी या फिर विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक हम किसी बाह्य बल द्वारा उसके गति में या फिर एक समान विराम अवस्था में परिवर्तन ना ला दें, ठीक है। तो ये चीज़ है न्यूटन का प्रथम नियम। इसको एक और चीज़ कहते हैं जड़त्व का नियम। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो प्रथम नियम है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और स्थितिज ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, घट जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो, और स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी अभी फिनिश करा दिया है किलोवाट घंटा वाला, तो आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो इसके लिए आपको गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध आना चाहिए, ठीक है। देखिए, संवेग और गतिज ऊर्जा के लिए एक सूत्र बताया गया है, K बराबर p² बटे में 2m। ये है संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। या फिर इसको सिंपली सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं P बराबर √ में 2mk। ये क्या है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध है। ये आया कैसे, मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, K बराबर होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है K बराबर ½ mv²। इसे आप हमेशा याद रखेंगे और ये आपको पता भी होना चाहिए, 9th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। तो जब आप इस वाले पार्ट में m से गुणा और m से भाग करेंगे तो K बराबर हो जाएगा m × mv²। ऊपर m से गुणा हमने कर दिया और बटे में नीचे m से भी गुणा कर दिया। ऊपर नीचे दोनों में m से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा हो जाएगा m² v² और बटे में 2m। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, K बराबर m² v² और बटे में 2m। और आप जानते हैं संवेग बराबर होता है P बराबर m × v। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे m² v² है इसलिए यहाँ पे p² हो जाएगा, क्योंकि m × v बराबर p है तो m² v² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p²। तो p² हमने लिख दिया बटे में 2m बराबर हमारा क्या आ गया, k। तो K बराबर p² बटा 2m हमारा एक फॉर्मूला आया, तो इसको भी हम लिख देते हैं K बराबर p² बटे में 2m। तो हमको चूंकि निकालना है संवेग और गतिज ऊर्जा के रूप में, तो p² बराबर हम क्या कर देंगे, इस 2m को इधर हम गुणा कर देंगे। तो p² बराबर 2mk हो जाएगा। तो p² बराबर 2mk हुआ तो p बराबर क्या हो जाएगा, √2mk हो गया। तो ये फॉर्मूला आप ओरिजिनल इसे याद रखेंगे, यही कई जगह आपका काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो संवेग रह जाएगा। तो फाइनली यही वाला आप फॉर्मूला याद रखेंगे, P बराबर √ में 2mk। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर दी जाए, यानी कि हम लिख सकते हैं कि P बराबर √2m और इंटू गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कर दी जाए यानी कि 4k, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस 4 को यहाँ पे, सॉरी मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, P बराबर 2m और k की जगह पे 4k लिख देते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा को 4 गुनी कहने के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो अब देखिए, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 है और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो 2 और गुणे आप लिख सकते हैं √2mk, यानी कि आप देख सकते हैं कि संवेग क्या हो गया, संवेग जो है वो गतिज ऊर्जा का 2 गुना हो गया।
तो यानी कि जब भी किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें बस आपको हमको समझानी थी। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जब जल जमता है यानी कि वो जम जाता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जब जल जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, पानी की अवस्था में रहता है, इस तरीके से रहता है, तो उनके अणु एक दूसरे के आपस में पास पास रहते हैं, बहुत सघन होते हैं एक तरीके से कहें तो। ठीक है, लेकिन जब हम बर्फ़ में कन्वर्ट कर देते हैं यानी कि उसको जमा देते हैं तो वो किस इस तरीके से जम जाता है और उनके बीच के अणुओं की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें अणुओं के बीच की दूरी क्या थी, सघन थी, एक जगह जो है वो एक ही पास घन थी, यानी कि एक दूसरे के बहुत पास पास थी। लेकिन जैसे ही हमने जमा दिया उसको तो उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब आप इसको किसी यंत्र से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं कि अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है जब जल को जमाया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मान लीजिए कोई भी ये वस्तु है, तो इसको अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएं यानी कि नीचे से ताप दिया जाए तो इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक तुरंत गति करने लगते हैं, गतिज ऊर्जा उनकी बढ़ने लगती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा। या फिर अगर आप इसे भूल जाएं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, गुणे 1 घंटा में 60 मिनट और 60 सेकेंड। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.6 × 10⁻6 जूल आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये अभी रिसेंटली में आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसको आप ये भी याद कर लीजिए कि र्यूमर में कितना होता है, तो 80 डिग्री र्यूमर होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जल का क्वथनांक। इसके अलावा ताप मापने के कितने पैमाने होते हैं। तो ताप मापने के 4 पैमाने होते हैं, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना। ये चारों आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी है, मैं अभी आपको बता दूंगा। ये देखिए, डाक्टरी थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि डाक्टरी थर्मामीटर कुछ इस तरीके से होता है, तो जैसे जैसे उसका ऊष्मा बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे उसको ताप मिलता है, तो उसमें स्थित पारा जो है वो ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर उठने लगता है और इस सिद्धांत पर ही हमारा डाक्टरी थर्मामीटर काम करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। डाक्टरी थर्मामीटर में कितने ताप को मापा जाता है। तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। इसके अलावा ताप पैमाने में संबंध क्या होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में है तो फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F - 32/9 इक्वल्स टू K - 273 और बटे में 5। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसे याद ज़रूर कीजिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। तो वो तापमान है -40 डिग्री सेल्सियस। तो इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे पाए होंगे। अगर आपको इसी तरीके के पोस्ट पढ़ने हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वेबसाइट का नाम है panditstechnical.in। जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे panditstechnical.in, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी और इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सीरीज़ मिल जाएंगे। और जब आप इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे शेयर का बटन दिया है, ठीक है। तो शेयर के बटन पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप, ट्विटर, कहीं भी आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ डायरेक्ट, ठीक है। और आप यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी पोस्ट पढ़नी है तो आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप जो है वो लेबल्स में आप देख पा रहे होंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी पोस्टें हमने आपके लिए की हैं वो आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस वाले लेवल पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है तो इस वाले लेवल्स पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वेबसाइट पे दिया गया ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत अच्छे तरीके से हम पहुंचा पाए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।